जो अपने बगल में एक खूबसूरत महिला को कामुक अंदाज में गले लगा रहा था, लापरवाही से 5 करोड़ और जोड़ दिए। अब कीमत 1 अरब बेरीज को पार कर गई थी, जो ज्यादातर पैरामीशिया प्रकार के फलों की आम नीलामी कीमत से भी ज्यादा थी। ईशान और राजसी व्यक्ति के बीच बोली की होड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वे सभी यह देखना चाहते थे कि इस अपेक्षाकृत अप्रभावी पैरामीशिया प्रकार के सिकुड़े हुए फल की अंतिम कीमत क्या होगी। क्या हमें चलते रहना चाहिए? बैकारेट ने ईशान की ओर देखते हुए तनाव भरे चेहरे के साथ पूछा। ईशान ने एक पल उसे घूरा, फिर मुस्कुराकर बोला, जाहिर है हम चलते रहेंगे। मैंने तुमसे कहा था, मुझे यह फल जरूर चाहिए। ईशान के निर्देशों का पालन करते हुए बैकारेट ने बोली को 100 मिलियन बेरीज तक बढ़ा दिया। 12 अरब बेरीज पर ईशान ने राजा को देखा। जैसी कि उम्मीद थी, राजा ने फिर भी बेपरवाह होकर बोली 5 करोड़ और बढ़ा दी। ईशान मुस्कुराए और 100 मिलियन और जोड़ दिए, जिससे बोली 27 बिलियन बेरीज हो गई। राजा ने काफी देर तक हिचकिचाते हुए 30 मिलियन और जोड़ दिए, जिससे कीमत 3 बिलियन बेरीज हो गई। फिर उसने मुड़कर ईशान को एक उत्तेजक नजर से देखा। क्या हमें चलते रहना चाहिए? बैकारेट ने पूछा। वह उत्साहित और चिंतित दोनों महसूस कर रही थी, क्योंकि वह ईशान के फैसले का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी क्या राय है? ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। हम अब बोली नहीं बढ़ाएंगे। उफ, ठीक है। बैकारेट ने सहजता से जवाब दिया, लेकिन फिर उसे तुरंत अपनी बात समझ आ गई और उसने ईशान को हैरानी से देखा। हम अब और रेज नहीं कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा। ईशान बोला, मैं बेवकूफ नहीं हूं। 13 अरब तो इस शैतानी फल की कीमत से भी ज्यादा है। लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम इसे पाने के लिए दृढ़ थे? बैकारेट हैरान था। तुम्हारे पास 6 अरब से ज्यादा चिप्स हैं और अब सिर्फ 3 अरब बचे हैं और तुम रुक रहे हो? ईशान हंसते हुए बोला, जाहिर है मैं इसे पाने के लिए दृढ़ हूं। लेकिन किसने कहा कि मुझे इसे पैसे से खरीदना होगा? इतना कहकर ईशान गुस्से से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपकी देकर खड़ा हो गया। उस राजसी आकृति की ओर इशारा करते हुए उसने उदास स्वर में कहा, बूढ़े, मेरी चीजें लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है, स्कूल के बाद मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहां मौजूद सजेधजे उच्च वर्ग के लोग एकदम दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईशान न सिर्फ बोली लगाना बंद कर देगा, बल्कि इतने आक्रामक अंदाज में खड़ा होकर बोली लगाने वाले को व्यक्तिगत धमकियां भी देगा। एक पल के लिए वे सब स्तब्ध रह गए, अविश्वास से उसे घूरते रहे। दूसरी ओर ईशान ने बूढ़े व्यक्ति को दुर्भावना से घूरते हुए उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखा, मानो उसकी शक्ल याद कर रहा हो। हम्मा, धिक्कार है, एक तथाकथित छल जो गरिमा का दिखावा कर रहा है। मेरे साथ ये खेल खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे वह सब उगलवा दूंगा जो तुमने खाया है। गोल्डन सिटी के ज्यादातर कारोबार तेजोरो के हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि तेजोरो इतना बड़ा है कि ऐसी छोटी मोटी तरकीबें नहीं अपना सकता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह आदमी कभी भी कानूनी तौर पर कारोबार करने वाला नहीं रहा। कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि अगर ईशान के पास इस पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि तेजोरो आज्ञाकारी रूप से उसके द्वारा खरीदे गए सोने का भुगतान करेगा? इस बार ईशान तेजोरो से मोटी रकम वसूलने में कामयाब हो गया है, इसलिए वह तेजोरो और उसके मातहतों से सतर्क हो गया है। अब तेजोरो के राज में उसके पास उस पैसे को वापस पाने के अनगिनत तरीके हैं।
हालांकि ईशान का नीलामी में आना एक तात्कालिक निर्णय था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि बैकारेट ने यहां तक पहुंचने के लिए पहले से ही जाल नहीं बिछा रखा था। यह शैतानी फल साफ तौर पर अपनी कीमत से ज्यादा था। भले ही उसके खिलाफ बोली लगाने वाला आदमी सचमुच एक राजा था जिसके पास पैसा बर्बाद करने को था, ईशान ने उसे न तो पहले कभी देखा था और न ही उससे पहले कोई झगड़ा हुआ था। वे बिल्कुल अजनबी थे और ईशान को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि यह आदमी इतने मामूली शैतानी फल के लिए उससे मुकाबला करेगा। यह सही है, ईशान को संदेह था कि राजा जैसी आकृति वास्तव में नीलामी घर का एक पौधा था। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन क्या ईशान को वास्तव में किसी सबूत की जरूरत थी? यह मत भूलिए कि समुद्री डाकुओं के दल के साथ, जिसके लिए काफी खर्च करना पड़ता था और अपने अधीनस्थों के लिए अक्सर पैसे खर्च करने पड़ते थे, फिर भी दिल से ईशान अभी भी पहले जैसा ही पैसे का लालची था, बिल्कुल नैना की तरह। पेटूविन गेम प्रणाली को लेकर चलने से कोई भी इतना कंजूस बन जाएगा। वह चीजों पर पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन अगर कीमत उसकी उम्मीद से ज्यादा हो जाए तो ईशान को लगने लगता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। इसलिए माफ कीजिए, लेकिन इन हालातों में ईशान नियमों से नहीं चलता। वो कोई रईस नहीं है, वो तो समुद्री डाकू है। अगर वो उसे पैसे देकर नहीं खरीदने देंगे तो जबरदस्ती छीनने के लिए भी तैयार रहें। ईशान अपने सामने कुर्सी पर पैर रखे हुए सभी को धमकी दे रहा था कि स्कूल के बाद यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। जो कोई भी अब तक ईशान के इरादों को नहीं समझ पाया, उसने सचमुच अपने जीवन के सभी वर्ष बर्बाद कर दिए होंगे। बैकारेट हक्का बक्का रह गया। वह ईशान के बगल में बैठा हुआ उसकी पीठ को घूर रहा था, जबकि राजा जो शैतान फल के लिए ईशान के खिलाफ बोली लगा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। हालांकि अपनी भूमिका याद करते हुए उस आदमी ने ईशान के बगल में बैठे बैकारेट पर एक नजर डाली और फिर गुस्से से ईशान की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, तुम तुम जैसा बर्बर इंसान यहां कैसे हो सकता है? सुरक्षा, सुरक्षा, तुमने ऐसे इंसान को नीलामी में कैसे आने दिया? उसकी बातें आसपास के तथाकथित उच्चवर्गीय लोगों को इतनी बुरी तरह चुभ गईं कि वे आपस में बुदबुदाने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ईशान जरूर कोई समुद्री डाकू होगा और उसे घृणा और घृणा भरी नजरों से देखने लगे। ईशान को इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो, चिल्लाते रहो। अगर तुम इस नीलामी के खत्म होने के बाद उस शैतानी फल के साथ जा सको तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। ईशान ने उस आदमी की असली पहचान उजागर करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसे बल प्रयोग से धमकाना ही बेहतर समझा। राजा गुस्से से कांप उठा और अपनी बाहें फड़फड़ाते हुए चिल्लाया, सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, इस उपद्रवी को यहां से बाहर निकालो। क्या आप अपने नीलामी मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? जैसे ही उसने चिल्लाया, काले सूट पहने कई हट्टे-कट्टे आदमी वहां आ गए। ये सुरक्षाकर्मी जाहिर है तेसोरों के अधीन थे और नीलामी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। वे एक भयावह उपस्थिति के साथ ईशान की जगह की ओर बढ़े। हालांकि ईशान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसने बैकारेट को एक नजर चुराई, फिर अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसका अंगूठा गार्ड पर अटका हुआ था, किसी भी पल तलवार खींचने के लिए तैयार। इस हरकत से बैकारेट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वह होश में आ गई। वह तुरंत सुरक्षा कर्मियों पर चिल्लाई, रुको, तुम्हें क्या सूझ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? बैकारेट को पहचानकर सुरक्षा गार्ड रुक गए, लेकिन वे भ्रम में उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें ईशान की पहचान का पता नहीं था। दफा हो जाओ, बैकारेट ने गुस्से से उन्हें डांटा।
क्या तुम बॉस के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हो? ईशान पर अपने खुफिया विश्लेषण से बैकारेट जानती थी कि वह पारंपरिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि ईशान इतना अप्रत्याशित होगा। अगर टेसोरो के जहाज पर कोई और समुद्री डाकू मुसीबत खड़ी कर रहा होता तो उससे तुरंत निपटा जाता। लेकिन ईशान एक अपवाद था। अब बैकारेट और उसकी टीम ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इतनी सारी निगाहों के बीच बैकारेट टेसोरो की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकती थी। उसने ईशान को तिरस्कार भरे भाव से देखा और कहा, भगवान ईशान, यह व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? ईशान उसके पास झुका, उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और ठंडे स्वर में मुस्कुराया, मिस, मैं नियमों का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन समस्या यह है कि कुछ लोग मेरे साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? बैकारेट, जो बहुत तेज थी, ने तुरंत ईशान की बातों का मतलब समझ लिया। यह समझते हुए कि शायद ईशान उनकी साजिशों को भाप गया है, उसे डर का एक झटका लगा और उसने अनिच्छा से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? ईशान ने एक पल सोचा और कहा, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। सच कहूं तो मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ और मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। मैं 50 करोड़ दे सकता हूँ। तुम यह सुनिश्चित करो कि वह आदमी आज्ञाकारी होकर वह शैतानी फल मुझे सौंप दे और मुझे हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, वह शैतान फल को उसकी शुरुआती कीमत पर खरीदना चाहता था। इससे बैकारेट को राहत मिली। यह सबसे अच्छी बात थी कि ईशान शांति से मामला सुलझाने को तैयार था। उसे और भी हैरानी इस बात की थी कि ईशान अब भी पैसे देने को तैयार था। हालांकि डेविल फ्रूट को 5 अरब में बेचने से उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता, 50 करोड़ और 3 अरब के बीच का अंतर 80 करोड़ बेली का था। ईशान के खिलाफ बोली लगाने वाला वह तथाकथित राजा असल में उनका ही एक था। इसलिए असल में उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ईशान द्वारा टेसोरो के जहाज पर मुसीबत खड़ी करने की संभावना को देखते हुए यह वाकई एक अच्छा समाधान था। बैकारेट को एहसास हुआ कि ईशान शायद अगले 2 हफ्तों में होने वाली नीलामी में बाकी 2 डेविल फ्रूट्स हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता चुना। इस घटना के बाद उसने भविष्य की नीलामी में ईशान के खिलाफ कोई और गुप्त बोली न लगाने का फैसला किया। तो बैकारेट ने एक सुरक्षा गार्ड को इशारा किया और उसके कान में कुछ निर्देश फुसफुसाए। गार्ड जल्दी से नीलामीकर्ता के पास लौटा, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और नीलामीकर्ता ने जल्दी से हथौड़ा पटककर नीलामी समाप्त होने की घोषणा कर दी। सुरक्षा कर्मियों के इशारे पर नीलामी में भाग लेने वालों को बाहर निकाल दिया गया, जिनमें तथाकथित राजा भी शामिल था, जो ईशान की तरफ देखने की हिम्मत किए बिना ही चला गया। उसे समझ आ गया था कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसे मेजबान भी नाराज नहीं कर सकते। इसके बाद ईशान वापस बैठ गया और पैर पर पैर रखकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक सेवक सफेद कपड़े से ढकी एक ट्रे लेकर ईशान के पास पहुंचा। कपड़ा खोलते ही पहले नीलाम किया गया शैतानी फल ट्रे में रख दिया गया। ईशान ने डेविल फ्रूट लिया और उसकी जांच की और अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनकर पुष्टि की कि यह वाकई असली डेविल फ्रूट है। फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला, 500 मिलियन बेली मूल्य के चिप्स गिने और उन्हें सर्वर की ट्रे पर रख दिया। यह देखकर कि ईशान ने सचमुच पैसे चुका दिए हैं, बैकारेट ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। उसे यह भी लगा कि शायद ईशान जैसे ग्राहक से निपटना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने शुरू में सोचा था। जैसा कि ईशान ने बताया था, वह वास्तव में नियमों का पालन करने को तैयार था।
चूंकि वह शैतानी फल खरीदना चाहता था, इसलिए वह उसकी कीमत चुकाने को तैयार था, बशर्ते उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार न किया जाए। उसने कुछ देर यहीं रुकने की योजना बनाई थी, एडमिरल आओकिजी और कुनिना के आने का इंतजार करते हुए, इसलिए वह हिंसा का सहारा लेकर जहाज को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अपना आपा खोने का नाटक करके और इस तरह कुछ लोगों की अवास्तविक उम्मीदों को दूर करके ईशान को लगा कि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया है। इस घटना के बाद बैकारेट ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसे टेसोरो द्वारा सौंपे गए कामों को अस्थायी रूप से टालना पड़ा, क्योंकि वे ईशान के साथ किसी वास्तविक टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। नीलामी घर से निकलने के बाद बैकारेट ने कर्तव्यनिष्ठा से ईशान के मार्गदर्शक के रूप में काम किया। उसे एक नाट्य प्रदर्शन देखने के लिए ले गया और फिर उसे गोल्डन सिटी में विभिन्न स्वादिष्ट भोजन की दुकानों के आसपास दिखाया। इस बिंदु पर ईशान भी शांत हो गया और गोल्डन सिटी में अपनी छुट्टियों का आनंद लेने लगा। मानना ही पड़ेगा, गोल्डन सिटी का अपना एक अनोखा आकर्षण था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दुनिया भर से लोग इस शहर की ओर आकर्षित होते थे। यहां आप अपनी मनचाही चीज खरीद सकते थे। बैकारेट ने यहां तक कहा कि अगर ईशान दासियां खरीदना चाहे तो वह यहां ऐसा कर सकता है, जहां विभिन्न नस्लें उपलब्ध हैं। गोल्डन सिटी में मानव तस्करी सबाउडी द्वीपसमूह से कम प्रचलित नहीं थी। हालांकि ईशान को भौचक्का का देखकर बैकारेट को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे ड्रैगन हंटर पायरेट्स का स्वभाव याद आ गया और उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया। इस विषय को फिर से उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ईशान शांत रहा और कुछ नहीं बोला। वह अच्छी तरह जानता था कि दास व्यापार इस दुनिया की सबसे घिनौनी और सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। जब तक ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग मौजूद रहेंगे, ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। बैकारेट अब ईशान का मनोरंजन करने में बहुत सावधानी बरत रहा था और ऐसे किसी भी विषय पर बात करने से बच रहा था जो उसे परेशान कर सकता था। हालांकि जैसे ही वे सड़क पर चल रहे थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई, मम्मी, क्या आप फिर से कसीनो जा रही हैं? पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं रोस्ट पोर्क खाना चाहता हूं। आवाज तेज और मूर्खतापूर्ण थी। ईशान ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और जो देखा उसे देखकर दंग रह गया। उसके पीछे दो लोग चल रहे थे। एक बहुत लंबा और मोटा आदमी था। वह न सिर्फ लंबा और मोटा था, बल्कि उसकी नाक के नीचे एक अजीब सी ऊपर की ओर मुड़ी हुई अर्धचंद्राकार मूछें भी थीं, बिल्कुल व्हाइट बियर्ड जैसी। क्या बकवास है! एकलव्य घुन। ईशान को तो ऐसा लगा जैसे वह कुछ देख रहा है। लेकिन जब उन्होंने एकलव्य वेविल के बगल में एक बहुत ही छोटी झुर्रियों वाली बूढ़ी महिला को देखा, जो एक बहुत ही भड़कीले तेंदुए प्रिंट कोट पहने हुए थी, तो उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि यह वास्तव में एकलव्य वेविल था। मिस बैककिन, जिसे एकलव्य वेविल मम्मी कहता था, वही थी। मूल कहानी में व्हाइटबर्ड की मृत्यु के बाद वह अचानक प्रकट हुई और व्हाइटबर्ड की सबसे प्रिय महिला होने का दावा करते हुए व्हाइटबर्ड के जैविक पुत्र को व्हाइटबर्ड पायरेट्स की विरासत का दावा करने के लिए ले आई। उसका बेटा एकलव्य वेविल एक राक्षसी रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने कई साल पहले पूर्व नौसेना एडमिरल जेफायर के जहाज पर हमला किया था, जिसमें जेफायर के कैडेट मारे गए थे और जेफायर का दाहिना हाथ काट दिया था, जिसके कारण जेफायर के मन में समुद्री डाकुओं के प्रति अत्यधिक घृणा पैदा हो गई थी और उसने दुनिया भर में समुद्री डाकुओं का शिकार करने के लिए समुद्री डाकू गुरिल्ला टीम का गठन किया था। ये दोनों यहाँ क्यों थे? हालांकि थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद ईशान को जल्दी ही समझ आ गया। उस समय तक नौसेना ने शिचिबुकाई के रिक्त पदों को भरना शुरू नहीं किया था,
इसलिए एकलव्य वेविल को अभी तक विश्व सरकार से शिचिबुकाई में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला था। इसके अलावा ईशान के हस्तक्षेप के कारण व्हाइटबियर्ड युद्ध से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट बच गया। इसका मतलब था कि मिस बैककिन ने शायद अभी तक दुनिया को यह नहीं बताया था कि एकलव्य वेविल व्हाइटबियर्ड का जैविक पुत्र था। ईशान को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों वाकई व्हाइटबियर्ड के बेटे और औरत थे। तर्क सीधा था, मूल कहानी में भी व्हाइटबियर्ड के जीवित रहते एकलव्य वेविल का कोई जिक्र नहीं था। व्हाइटबियर्ड की मृत्यु के बाद ही वह अचानक प्रकट हुआ था। अगर व्हाइटबियर्ड का सचमुच कोई जैविक बेटा था तो इतने साल व्हाइटबियर्ड पायरेट्स बनाने और इतने सारे बेटों को परिवार बनाने में बिताने का क्या मतलब था? ये विचार ईशान के मन में एक पल में कौंध गए। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, मिस बैककिन पहले से ही एकलव्य वेविल की बातों पर गुस्से से प्रतिक्रिया दे रही थीं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी काली छड़ी उठाई और एकलव्य वेविल के पैर पर वार किया। अपने छोटे कद और वेविल की ऊंची कदकाठी के कारण वह केवल उसके निचले पैर तक ही पहुंच सकी। उसे मारते हुए वह डांटते हुए बोली, खा खा खा, तुझे तो बस खाना ही आता है। मैं किसी तरह कुछ पैसे जमा कर पाई और तूने सब खा लिया। अपनी डरावनी शक्ल के बावजूद एकलव्य वेविल असल में एक सीधा सादा इंसान था। हालांकि उसकी मां के वार से उसे जरा भी चोट नहीं लगी, फिर भी वह घबरा गया और बचता हुआ बोला, मम्मी मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। इसके अलावा एकलव्य वेविल के चेहरे पर एक बहुत ही दुखी भाव था। वह लगातार छटपटा रहा था और नाक भौं सिकोड़ रहा था। ईशान को वह कम बुद्धि वाला बच्चा लग रहा था। कुछ घूंसे मारने के बाद मिस बैककिन की सांस फूल गई और वे रुक गईं। तभी उन्होंने बैकारेट को पलटते देखा और तुरंत खुश हो गईं। आह! क्या यह मिस बैकारेट नहीं है? यहाँ आपसे मिलकर कितना आश्चर्य हुआ। नमस्ते। बैकारेट ने अपने चेहरे पर एक अस्वाभाविक मुस्कान ला दी। मिस बैककिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। बैकारेट को मिस कहते सुनकर बैकिन खुश हो गई। उसने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और खिलखिलाकर हंसी। मिस बैकारेट, आप ही हैं जो सच में बात करना जानती हैं। बिना किसी शर्म के मिस की उपाधि स्वीकार करने से बैककिन का आशय बिल्कुल स्पष्ट था। बैककिन की चुलबुली हंसी सुनकर ईशान के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने आश्चर्य से बैकारेट की तरफ देखा और अचानक उसके प्रति गहरी प्रशंसा का भाव जागा। एक बूढ़ी औरत को बिना अपना भाव बदले मिस कह पाना एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक शक्ति का परिचायक था। वह यह नहीं जानता था कि इस समय बैकारेट अंदर ही अंदर कोस रहा था। मैं यहाँ इस बूढ़ी औरत से कैसे टकरा गया? अरे मिस बैककिन, मुझे कुछ काम निपटाना है। मुझे हमारे सम्मानित अतिथि का मार्गदर्शक बनना है, इसलिए मैं रुककर बातचीत नहीं कर सकता। अपने चेहरे की मांसपेशियों को झटकने की इच्छा को दबाते हुए बैकारेट ने सहज ही अपना हाथ ईशान के हाथ से जोड़ दिया और उसे दूर ले जाने की कोशिश की। उसे डर था कि बैकिन उनकी पिछली मुलाकात का जिक्र कर देगा। हालांकि जैसे ही बैकारेट बाहर निकलने वाली थी, बैकिन ने आवाज लगाई, मिस बैकारेट, जल्दी मत जाइए। क्या आपने पिछली बार की हमारी बातचीत के बारे में सोचा है? ईशान ने उत्सुकता से बैकारेट को देखा और सोचने लगा कि इस बूढ़ी औरत ने उससे पहले क्या बात की थी। मैंने अभी तक वास्तव में निर्णय नहीं लिया है। बैकारेट ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। सोचने की क्या बात है? बैकिन अपनी छड़ी पर झुकी और अपने बगल में बैठे एकलव्य वेविल की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है और कितना ताकतवर है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो दोनों की जोड़ी एकदम सही रहेगी।
इस समय ईशान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अरे वो ऐसी बातें कर रही थी। ये बुढ़िया तो अपने बेटे को शादी के लिए बैकारेट से मिलवाना चाहती थी। यह सुनकर ईशान की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने एकलव्य वेविल की तरफ देखा, जो मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था और अपनी उंगली चबा रहा था, और अचानक उसे बैकारेट के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। निश्चित रूप से दुनिया में सबसे कठिन काम सेवा उद्योग में काम करना है। बैकारेट की आंखों में आंसू आ गए थे। यह सच था कि टेसोरो ने उसे ईशान और बैकिन के बीच मुलाकात कराने का कोई रास्ता निकालने का निर्देश दिया था, ताकि एक ऐसा झगड़ा शुरू हो जाए जिससे ईशान उस परेशान करने वाली बुढ़िया से छुटकारा पा ले। लेकिन बैकारेट खुद बैकिन का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। यह बुढ़िया बहुत ही परेशान करने वाली थी। पिछली बार जब बैकारेट अचानक उससे टकरा गया था, तो बैकिन बैकारेट की खूबसूरती देखकर दंग रह गया था और उसने तुरंत अपने बेटे को शादी के लिए तैयार करने का सोचा। अगर बस चले तो बैकारेट इस बुढ़िया को टुकड़े टुकड़े कर दे। भला कौन उसकी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा। देखो तुम्हारा बेटा कैसा बेवकूफ है, और तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी करूं। क्या तुम पागल हो गई हो? हालांकि बैकारेट अच्छी तरह से जानती थी कि बैकिन का बेटा, जो हमेशा उसके साथ रहता था, एक राक्षस था। यहाँ तक कि उसका बॉस टेसोरो भी उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था। पहला, एकलव्य वेविल वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था, और दूसरा, ऐसे लोगों से निपटने पर आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। वैसे तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों से निपटने से बच सकते थे। लेकिन यह बुढ़िया बैकिन एक लालची सोना खोदने वाली थी, जिसे मुफ्त में चीजें मिलना बहुत पसंद था। जब से टेसोरो ने पहली बार उसे कसीनो में कुछ पैसे जिताकर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की थी, बैकिन को इसका चस्का लग गया था। जाने के बाद वह ज्यादा देर नहीं रुकी और बार बार कसीनो जाकर आसानी से पैसे कमाने की कोशिश करने लगी। आखिर में टेसोरो तंग आ गई और उसने बैकारेट के जरिए बैकिन की किस्मत खराब कर दी। लेकिन कैसीनो में सब कुछ हारने के बाद बैकिन ने अपने बेटे को भेजकर हंगामा खड़ा कर दिया और दावा किया कि कैसीनो ने उसके साथ धोखा किया है। टेसोरो के शीर्ष सैनिकों ने विविल को घेर लिया, लेकिन उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। टेसोरो को एहसास हुआ कि अगर वह विविल को वश में भी कर भी लेता है तो उसके लिए यह मुश्किल होगा, इसलिए उसने बैकिन को एक रकम देकर मामला सुलझाने का फैसला किया। यही वह समय था जब बैकिन ने पहली बार बैकारेट को देखा और उसके सामने अपने बेटे से शादी करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि बैकिन को असल में बैकारेट की खूबसूरती में नहीं, बल्कि टेसोरो की अपार दौलत में दिलचस्पी थी, जो बैकारेट का साथ दे रही थी। बैकिन को लगा कि अगर उसका बेटा बैकारेट से शादी कर ले तो उन्हें टेसोरो से अच्छा खासा दहेज मिल सकता है। चलो इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। बैकारेट ने अपने गुस्से को दबाते हुए ईशान की बाह को और कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे अभी भी अपने मेहमान के लिए गाइड बनना है, तो चलो अगली बार बात करते हैं। बहरहाल ईशान का जिक्र बार बार करने पर आखिरकार किन का ध्यान उसकी ओर गया। उसने धूप के चश्मे के पीछे छिपा अपना बूढ़ा चेहरा ईशान की ओर देखा। किसी कारणवश ईशान को अचानक अपने चारों ओर ठंडी हवा बहती हुई महसूस हुई। चूंकि ईशान ने अपना पहनावा बदल लिया था, इसलिए बक्कीन उसे पहचान नहीं पाई। उसने एक दो बार सूंघा, फिर उसकी नजर नीचे की ओर गई और आखिरकार ईशान के हाथ में पकड़े सूटकेस पर जा टिकी। किन अचानक आगे बढ़ी, ईशान के सूटकेस के पास झुकी और कुछ बार सूंघी। अचानक उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। मुझे पैसों की बू आ रही है। बैकिन ने ईशान की ओर देखते हुए कहा, यह सुंदर युवक काफी अमीर होगा, है ना? नहीं,
सच में नहीं। ईशान को अपने चेहरे की मांसपेशियों में सिकुड़न महसूस हुई। ओह माय! बैकिन ने अचानक एक हाथ से शर्म से अपना चेहरा ढकते हुए कहा, इतना सुंदर युवक, मैं भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वह बोल रही थी, बैकिन ईशान के करीब आते हुए बोला, युवक, क्या तुम्हें अपने साथ एक अतिरिक्त सुंदरी को रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? हांफते हुए ईशान के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। बकिन का झुर्रियों वाला चेहरा और लिपस्टिक से पुते उसके होंठ सिकुड़ते देखकर ईशान अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। अचानक उसने उसे जोर से बाहर निकाल दिया। आह! ओय, क्या आप जानते हैं कि आप अगले 10 अध्याय केवल 2 में पढ़ सकते हैं? मेरे पैट्रियन से जुड़े। ईशान की किक किसी मेढे के सींग के प्रहार जैसी थी, या शायद आसमान से उड़ते किसी दिव्य प्राणी जैसी। ताकत और तकनीक दोनों ही लिहाज से यह बेदाग थी। अगर बगल में जज होते तो शायद सभी ने परफेक्ट मार्क्स दिखाते हुए स्कोर कार्ड बढ़ा दिए होते। धीमी गति में ईशान के मनमोहक फ्लिप फ्लॉप सीधे किन के चेहरे पर आ गिरे। धमाका! अगले ही पल बूढ़ी औरत तोप के गोले की तरह उड़ी और सड़क के दूसरी तरफ एक दुकान में जोरदार धमाके के साथ जा गिरी, जिससे आसपास के पर्यटक डर के मारे चीखने लगे। हे भगवान! बैकिन को लात मारकर दूर भगाने के बाद ईशान ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई और कहा, यह बहुत करीब था, मैं लगभग अपनी गरिमा खो बैठा था। बैकारेट स्तब्ध था, जबकि एकलव्य वेविल की प्रतिक्रिया भी देर से आई। ईशान द्वारा अपनी मां को लात मारने के बाद भी वह बैकारेट को देखकर मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रहा था। जब उसे अंततः एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तो उसने चिल्लाकर कहा, मां! और जल्दी से दौड़कर आया तथा ककिन को मलबे से बाहर निकाला। बैकिन बेहोश थी, उसके चेहरे पर जूते का एक बड़ा निशान था और उसकी नाक से खून बह रहा था, जो संयोग से एकलव्य वेविल के नाक के बलगम से मेल खा रहा था। एकलव्य वेविल ने उसे कई बार हिलाया, लेकिन जगह नहीं पाया, इसलिए वह तुरंत गुस्से से भर गया। हूबहू व्हाइट बियर्ड जैसी दिखने वाली नकली नागिनाता को पकड़कर उसने जमीन पर जोर से पैर पटके और तेज कदमों से ईशान की ओर झपटा। तुम एक बुरे आदमी हो। मां को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एकलव्य वेविल चिल्लाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब एकलव्य वेविल को गुस्सा आया तो वह बेहद डरावना लग रहा था। बैकारेट चौंक गया और उसने जल्दी से ईशान को खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन ईशान शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहा और एकलव्य वेविल को उस पर टूट पड़ते देखता रहा। जैसे ही वेविल ने ईशान पर वार करने के लिए अपना नागिनाता उठाया, ईशान ने अचानक वेविल के सिर के ऊपर इशारा किया और चिल्लाया, आ देखो, आसमान में एक भुना हुआ सुअर उड़ रहा है। भुना हुआ सुअर। एकलव्य घुन को पहले से ही भुने हुए सुअर की तलब लगी थी, इसलिए उसका जिक्र आते ही उसके अंदर एक संवेदनशील प्रतिक्रिया जाग उठी। तुरंत ही उसके मन में एक स्वादिष्ट भुने हुए सुअर की छवि उभर आई और उसकी हत्या की नियत गायब हो गई। उसने अपना हमला रोक दिया और ईशान की ओर इशारा करते हुए उस दिशा में देखने लगा। भुना हुआ सुअर नहीं। एकलव्य वेविल ने दाएं बाएं देखा, लेकिन ईशान द्वारा बताया गया भुना हुआ सुअर उसे नहीं मिला। निराश होकर उसने अपना सिर खुजलाया और ईशान से पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो पाया कि ईशान और बैकारेट पहले ही गायब हो चुके थे। आह! मेरे साथ धोखा हुआ है। एकलव्य वेविल को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था और उसने हताश होकर अपनी हथेली पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? एकलव्य भृंग गुस्से से ईशान को हर जगह ढूंढ रहा था। नहीं, सुअर भूनना
और तुमने माँ को भी चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यह एक व्यस्त व्यावसायिक सड़क थी जहां लोग आते जाते रहते थे। वह उन्हें कैसे ढूंढ सकता था? इस बीच पास की एक गली के कोने पर बैकारेट, जिसे ईशान ने खींच लिया था, ने अंततः राहत की सांस ली जब उसने देखा कि एकलव्य वेविल उन्हें ढूंढने में असफल रहा। वह हंसी और ईशान से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अचानक उस बुढ़िया पर हमला कर दोगे। वो लात तो कमाल की थी। जरा भी जिक्र मत करो। ईशान उदास होकर बोला, अभी अभी तो मुझे मानसिक आघात पहुंचने वाला था। बैकारेट हंसते हुए बोला, तुम्हें इतने सारे चिप्स साथ रखने को किसने कहा? गोल्डन सिटी में ये चिप्स पैसों जितने ही कीमती हैं। वो बुढ़िया बहुत लालची है और उसकी नजर भी बहुत तेज है। लेकिन बात तो यह है कि तुमने उसके बेटे को भी क्यों नहीं भगा दिया? बैकारेट ने आगे कहा, तुम्हारी ताकत से तो उसे गिराना आसान होता है ना? ईशान ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं और कहा, क्या तुम एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को धमकाना चाहोगी? किसी को इस तरह पीटने से तुम्हें क्या फायदा होगा? बैकारेट ने सिर हिलाया, फिर उसे याद आया कि ईशान ने पहले क्या कहा था। उसने अपना पेट पकड़ लिया, इतनी जोर से हंसी की सांस लेना मुश्किल हो गया। हाँ हाँ हाँ, आसमान में एक भुना हुआ सुअर उड़ रहा है, ये बात तुमने कैसे सोची? ये तो बहुत मजेदार है। काम तो नहीं किया, यही तो मायने रखता है। तुमने देखा नहीं हम कैसे बच निकले? ईशान भी उसके साथ हंसा। लेकिन एक बार जब वह बुढ़िया जाग जाएगी तो शायद वह तुम्हें हर जगह ढूंढने लगेगी, बैकारेट ने कहा। हो सकता है वह कोई बड़ी बात न हो, लेकिन उसका भोला भाला बेटा। क्या तुमने गौर नहीं किया कि उसकी मूछें व्हाइटबर्ड एकलव्य न्यूगेट जैसी दिखती हैं? यहां तक कि उनके उपनाम भी एक जैसे हैं। ईशान ज्यादा चिंतित नहीं लगा और अपने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे सिर्फ इस टूरिस्ट ड्रेस से ही पहचान लेगा? मैं बस अपने कपड़े बदल लूंगा और काम तमाम कर दूंगा। मेरे पास ऐसे लोगों से निपटने का वक्त नहीं है। लेकिन चूंकि तुम उन्हें जानते हो तो मुझे उनके बारे में और क्यों नहीं बताते? वे दोनों समुद्री डाकू हैं, बैकारेट ने समझाया। और उनके समुद्री डाकू दल में सिर्फ वे दोनों ही हैं। क्या तुमने उनके कपड़ों पर खोपड़ी का चिन्ह देखा? वह उनका समुद्री डाकू झंडा है। उनके दल को वेविल पायरेट्स कहा जाता है। वे 2 महीने पहले ग्रैंड टेसोरो आए थे। जब लॉर्ड टेसोरो ने एकलव्य वेविल को देखा तो वे चौंक गए। उस आदमी की मूछें एकलव्य न्यूगेट जैसी ही लग रही थीं। बॉस को शक था कि वह योंको व्हाइटबर्ड से संबंधित हो सकता है, इसलिए वह तब से उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान दे रहा है। दरअसल हमने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए उनकी पहचान की गुप्त जांच की, बैकारेट ने बताया। एकलव्य वेविल नई दुनिया का एक कुख्यात समुद्री डाकू है, जिस पर 48 करोड़ बेरीज जितना बड़ा इनाम है। जहां तक मिस बैककिन की बात है तो उन पर कोई इनाम नहीं है, लेकिन एकलव्य वेविल के व्यवहार को देखकर लगता है कि वह बस एक भोला भाला बच्चा है जो अपनी माँ की बात मानता है। ईशान ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या उस बूढ़ी महिला ने कभी दावा किया है कि एकलव्य वेविल व्हाइटबर्ड जूनियर है या ऐसा कुछ? बैकारेट एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। हालांकि एकलव्य वेविल को देखने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसा ही सोचेगा, है ना? कुछ लोगों ने उससे पूछा भी है, लेकिन उसने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही खंडन। ईशान समझ गया। यह सचमुच तितली प्रभाव था।
व्हाइटबियर्ड युद्ध में नहीं मरा, बल्कि व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू अब दुनिया भर में पहले से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। चूंकि बूढ़ा आदमी अभी भी मौजूद है, अगर बैटकिन ने यह दावा करने की हिम्मत की कि एकलव्य वेविल व्हाइटबियर्ड का जैविक पुत्र है, तो कोई न कोई व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं से संपर्क करके इस खबर की पुष्टि जरूर करेगा। उस बूढ़े आदमी से एक छोटी सी पूछताछ से बैटकिन का झूठ तुरंत उजागर हो जाएगा। बैकारेट के विवरण ने ईशान के संदेह की पुष्टि की कि बैटकिन एक धोखेबाज था। हालांकि ईशान को एहसास हुआ कि बैटकिन भी काफी चालाक थी। न तो इसे स्वीकार करके और न ही नकार कर उसने खुद को तो कुछ हद तक चालाकी करने की गुंजाइश दी, साथ ही दूसरों को भी अटकलें लगाने की गुंजाइश दी। भले ही उसने व्हाइटबर्ड पायरेट्स की विरासत हथियाने के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि व्हाइटबर्ड मरा नहीं था, फिर भी उसने यों को व्हाइटबर्ड के प्रति लोगों के डर का फायदा उठाकर अपना फायदा उठाया। ईशान को संदेह था कि यह शायद एकलव्य वेविल की उपस्थिति ही थी जिसने विश्व सरकार को ऐसी विशिष्ट छवि के छिपे लाभों पर ध्यान दिलाया। मूल कहानी में हालांकि व्हाइटबियर्ड युद्ध में मारा गया था, व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं की ताकत काफी हद तक बरकरार थी। अगर विश्व सरकार और नौसेना व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं की बची हुई सेना को खत्म करना चाहती थी, तो उन्हें बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने पड़ते। हालांकि जब उन्हें एकलव्य वेविल का पता चला, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे उसका इस्तेमाल बचे हुए व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए कर सकते हैं। वे मुसीबत खड़ी करने के लिए वेविल को शिचिबुकाई में भर्ती करके एडमिरल जेफिर को नाराज करने का जोखिम उठाने को भी तैयार थे। ईशान को हमेशा से यह संदिग्ध लगता रहा था कि जेफिर ने मूल कहानी में नौसेना के खिलाफ विद्रोह किया था। विश्व सरकार और नौसेना में ऐसा कौन सा पागलपन होगा कि एक शिचिबुकाई की खातिर एक एडमिरल को भगा दिया जाए। लेकिन एकलव्य वेविल से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ईशान को समझ आने लगा। उसने सोचा कि इसका एकमात्र संभावित कारण व्हाइटबर्ड के अवशेषों पर हमला करने की इच्छा थी। इसके अलावा ईशान को शक था कि इसके पीछे एक और भी गहरा कारण था। विश्व सरकार और नौसेना शायद एकलव्य वेविल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थीं जिसे वे आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। इस सरलचित्त बच्चे को तब तक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था जब तक वे उसकी मां को नियंत्रित रखते। विश्व सरकार और नौसेना, जो शिचिबुकाई के कई विश्वासघातों से पीड़ित थे, शायद इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। ईशान को पूरी सच्चाई तो नहीं पता थी, लेकिन उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। अब सवाल यह था कि चूंकि ईशान का सामना एकलव्य वेविल और उसकी मां बैटकिन से हो चुका था, तो वह उनसे कैसे निपटे। क्या उन्हें व्हाइटबियर्ड का नाम खराब करने से रोकने के लिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए? यह पोप्स की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और विश्व सरकार तथा नौसेना को बाद में परेशानी पैदा करने के लिए उनका उपयोग करने से रोकने के लिए आदर्श होगा। हालांकि अगर वह उन्हें मार देता, तो ब्लैक आर्म ज़ेफायर नौसेना में बना रहता और विद्रोह नहीं करता। लेकिन अगर उन्होंने चीजों को उल्टा कर दिया और एकलव्य वेविल को शिचिबुकाई बनने दिया, तो नौसेना एक पूर्व एडमिरल खो सकती है। यह उनकी लड़ाकू क्षमता के लिए एक बड़ा झटका होगा। ईशान हमेशा विश्व सरकार के लिए परेशानी पैदा करने में खुश रहता था, लेकिन उसने अभी तक यह तय नहीं किया था कि उसे क्या करना है, और इसके बारे में सोचकर उसे सिरदर्द हो रहा था। इसलिए उसने फिलहाल इसे एक तरफ रखने का फैसला किया। तभी बैकारेट ईशान को व्यापारिक इलाके से होते हुए समुद्र तटीय रिसोर्ट क्षेत्र में ले गया। वहां ईशान की अचानक स्विमसूट पहने नाना से मुलाकात हो गई। वह कई आइसक्रीम पकड़े हुए थी, मानो बीच पर वापस जा रही हो। ईशान को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह दौड़कर उसके पास गई और बोली, कैप्टन, आप बिल्कुल सही